ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल। क्योंकि सरफेस इंटीग्रल एक डबल इंटीग्रल है। कैसे फाइंड करते हैं डबल इंटीग्रल? तो कोई भी एक फंक्शन रहेगा या किसी का एरिया फाइंड करना हो। किसका एरिया? किसी एक पर्टिकुलर रीजन का एरिया। वो रीजन किसी न किसी कर्व से बनता होगा, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? dx एंड dy, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कोई भी सरफेस हो आर्बिट्ररी, उसको हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो हमारे पास रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, तो हम हर किसी के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हाँ, देखो कैसे। अगर एक आर्बिट्ररी कर्व है, ये जो पोर्शन है छोटे छोटे पार्ट में अगर बांटता हूँ, सो इट विल बी योर dx, इट विल बी योर dx। और ऐसे बांट बांट के मैं इसको y एक्सिस की तरफ जा रहा हूँ मैं, एंड इट इज योर dy। एक रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एक रेक्टेंगल, दिस पोर्शन दिस पोर्शन दिस पोर्शन, इसको हम कंटिन्यू ऐड करते जाते हैं। तो L को हम कहाँ तक ऐड करते हैं? इस हाइट तक ऐड करते हैं। ठीक है, बेसिकली एरिया का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर रीजन को अगर कोई बॉडी कवर करती है तो हम कहते हैं कि इसका एरिया इतना है। तो हमने एक छोटे छोटे हमने कोई एक लेंथ वाले, कोई जो झाड़ू की सीक होती है या तिल्ली जो होती है माचिस की, उसको हमने लिया जिसकी लेंथ L है, और उसकी हाइट को हमने नेग्लिजिबल माना। हम 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, ऐसे रख के हमने 100 तिल्लियों को रख दिया। 100 और 100 ने मिल के एक रेक्टेंगल बना लिया। जैसे कि ये चीज, अगर हम इनके बारे में सोचते हैं, दिख रहा है ना ये? इनके बारे में अगर सोचते हैं तो क्या दिखेगा? दिस 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 दिस। इन्होंने एक पर्टिकुलर रीजन घेर लिया, घेरा ना? तो कैसे घेरा? इस लेंथ ने, इस लेंथ ने, इस लेंथ ने, सब लेंथ ने कुछ कुछ पोर्शन घेरते गए, और हमने इसका एरिया कैसे निकालना है? ये लेंथ कितना एरिया कवर करती है, ये लेंथ। और याद और रखना कि हम जब लेंथ की बात कर रहे हैं तो इस चौक की जो ये हाइट है अभी तो इसमें है, लेकिन हम नेग्लिजिबल मान के चलें तो हम किसको ऐड करेंगे? लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, ऐसे कंटिन्यू ऐड करेंगे। दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और इसी चीज़ को हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे सॉल्व करते हैं? हम किसी भी एडिशन को मल्टीप्लाई में ऐसे लिख देते हैं, मैं लेंथ को 100 बार ऐड करूं, या लेंथ को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे कि अगर 2 + 2 + 2 + 2, ये 4 टाइम्स है, कितना आएगा? तो देखो, 2 to 4 to 6 to 8, करेक्ट ना? मैं 2 को 4 टाइम ऐड करूं या 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, दिस इज द सेम। अब यही चीज हमने एक आर्बिट्ररी शेप पर लगाई जो कुछ एरिया कवर करती है। हमने dx 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 कई बार ले लिया, ये चीज बन गई और dy, dx dy dx dy dx dy। टोटल को अगर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका एरिया। और ऐड करने का तरीका क्या? इंटीग्रेशन। तो किसी भी रीजन का एरिया फाइंड करना हो तो हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। और हमें y को कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है वो लिमिट लेते हैं, x को कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है उसकी लिमिट लेते हैं, है ना? कि हमने इतना बड़ा x लिया, इतना बड़ा है, तो ये क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक है? x में यहाँ से यहाँ तक है, y में यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक है। नॉर्मली अगर हम निकालें एरिया तो x और y को डायरेक्ट मान के चले तो इसमें फिर ये चीज़ माइनस करनी पड़ती, बट सरफेस इंटीग्रल में क्या हुआ कि हम इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व करते हैं, अलोंग द सरफेस करते हैं। और अलोंग द सरफेस कहाँ है? अलोंग द सरफेस ये है, ये नहीं है,
तो इसलिए हमको सरफेस इंटीग्रल में हेल्प ये पड़ी कि डबल इंटीग्रेशन में हम x और y की लिमिट लेते हैं तो हम केवल इसके सरफेस के ही अलोंग उसकी लिमिट को लेकर इंटीग्रेट करते हैं, नहीं तो इसको पूरा एक रेक्टेंगल निकलता और फिर इस रेक्टेंगल में से ये माइनस करना पड़ता, ये करना पड़ता, एंड दिस बिकम्स कॉम्प्लिकेशन। तो इसको इजी करने के लिए डबल इंटीग्रेशन और इसके अलोंग सरफेस किया, इजीली फाइंड हो जाता है ये, है ना। अच्छा, अब हमारे पास इसकी और भी एप्लीकेशन है डबल इंटीग्रल की। डबल इंटीग्रल एक चीज़ और, ये वॉल्यूम भी फाइंड करने में हेल्प करता है। लास्ट टाइम डिस्कस किया था कैसे करता है ये। तो आंसर है कि एक सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर एक रुमाल या कोई भी क्लॉथ का पीस बिछाया हमने, और इसकी जो ये हाइट है, यहाँ पर ये कर्व क्यों बना इतनी ऊपर? इतनी ऊपर इसलिए बना क्योंकि इसका फंक्शन एक ऐसा फंक्शन था जो एक्स और वाई पर डिपेंड करता था और इतनी ऊंचाई तक बना। तो हाइट के लिए हम इसका फंक्शन भी ले सकते हैं, और इसके एरिया के लिए हम क्या ले सकते हैं, इसका डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, एरिया इंटू हाइट बिकम्स वॉल्यूम, ये हम देख चुके हैं। नाउ तो वॉल्यूम कैसे करते हैं फाइंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर? हम एक सरफेस के अलोंग ही इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम इंटीग्रल नहीं है, कि है सरफेस इंटीग्रल, जिसमें हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये डिस्कस हो चुका है, खैर। और फिर यहाँ पर dx और dy आता है, फिर हम इस फंक्शन को dx और dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं सरफेस के अलोंग। इसकी सरफेस के अलोंग बताइए कि इसका कितना वॉल्यूम होगा। अब आगे डिस्कस चीज़ें हो चुकी हैं, अब हम क्या करेंगे डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल में हम सेंटर ऑफ मास कैसे एक बॉडी का फाइंड करते हैं। कौन सी बॉडी? तो वो जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म, है ना, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होता है तो हमने 11th में सीखा है, एक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करो, वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड करो, यू कैन गेट योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म है क्या हम किसको पढ़ रहे हैं? तो सुनिए, हम एक लैमिनर को सोचते हैं। लैमिनर या लैमिनर क्या होता है? जब आप किसी भी शॉप पर अपने पासपोर्ट को, वोटर आईडी कार्ड को, आधार कार्ड को लेकर जाते हो तो उनसे कहते हैं कि जो ये मेरा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है, इसको लैमिनेट कर दो। लैमिनेट करने का मतलब क्या है कि एक ऐसी सरफेस बना दो जो मोटी ना हो, केवल एक्स और वाई में लाई करती हो। जैसे कि ये पीस ऑफ पेपर, इसमें हाइट नेग्लिजिबल है, तो ये एज ए लैमिना काम कर रही है, इसमें केवल एक सरफेस है। हम इसी को तो बोलते हैं लैमिनेशन करना, कि इतनी पतली सरफेस लो और लेमिनेट कर दो। तो लैमिनेशन, लैमिनेट एक ही चीज़ है ये। तो यही चीज़ क्या है, लैमिनर क्या है? तो आंसर है कि एक तरह की सरफेस जिसके पास हाइट नेग्लिजिबल मानी जाती है। तो क्या चीज़ होती है जिसको हम कंसिडर करते हैं? एक x और एक y, और दोनों क्या बनाते हैं? एक सरफेस। अगर आप y और z लेते हो तो x को नेग्लिजिबल, x और z लेते हो तो y नेग्लिजिबल। सिंपल कहें तो एक सरफेस चाहिए होती है, हाइट नहीं चाहिए होती, एक लैमिना। तो हमारे पास लैमिनर से रिलेटेड 11th में भी कई क्वेश्चन आए हैं कि एल शेप में एक लैमिना है, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो, किया भी है। इसी तरह से एक और लैमिना, उसमें क्या है, इस तरह से बनी है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। सर आई मीन ये आसान है। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है तो हम क्या कहते हैं कि अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करेगा, क्योंकि जितने मास यहाँ उतने मास यहाँ, जितने मास ऊपर उतने मास नीचे,
तो सेंटर पे ही इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। और नॉन यूनिफॉर्म होता है कि अगर इस तरफ मास ज़्यादा है तो ये चीज़ मास सेंटर ऑफ मास से खिसक के इधर आ जाता है। ये भी सॉल्व किया हमने 11th में, है ना। लेकिन अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, ऐसा क्या खास है हम जो ये सरफेस इंटीग्रल का यूज़ करके फाइंड करेंगे। सरफेस इंटीग्रल पहली बात कैलकुलेशन को आसान कर देता है, ठीक है, कैलकुलेशन को इजी बना देता है। कैसे बनाता है इजी, वो चीज़ हमें देखनी है। सो लेट्स बी सी। हमारे पास ना एक लैमिना, पहले हम सेंटर ऑफ मास से पहले मास को समझते हैं कि अगर एक लैमिना है हमारे पास जो कि किसी या लैमिना बनाते हैं इधर, सेंटर ऑफ मास के लिए क्या ज़रूरी है, पहले इस बॉडी का मास कितना है ये पता होना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। अगर हमें मास पता है तो हम सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेते हैं। बट व्हाट अगर मास अलग अलग हो। देखो नॉन यूनिफॉर्म में तो बड़ा आसान होता है चीज़ों को समझना कि आधे मास यहाँ है आधे मास वहाँ है, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ गई कि आपके पास हर एक पॉइंट पर हर एक छोटे छोटे एरिया में मास कुछ और, फिर आगे गए तो उस एरिया में मास कुछ और, फिर आगे गए तो उस एरिया में मास कुछ और। तो ऐसे हमने ये देख लिया कि छोटे छोटे एरिया में इस DA एरिया में मास वेरी कर रहा है, फिर दूसरे एरिया में वो मास, तीसरे एरिया में तीसरा मास, फिर से एक छोटे से एरिया के लिए एक उतने रीजन में मास यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, दूसरे एरिया में यूनिफॉर्म वो कांस्टेंट है, तीसरे एरिया में तीसरा यूनिफॉर्म वो कांस्टेंट है। लेकिन टोटल बॉडी का मास थोड़ी ना कांस्टेंट है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि टोटल बॉडी में मास वेरी कर रहा है। तो ऐसे में इसका कैसे मास फाइंड करेंगे ये सीखो आप। जरूरी नहीं कि एक ही तरीका हो, और भी हो सकते हैं। अगर ये सीख जाते तो क्या बुराई है। देखो इसको कैसे करते हैं फाइंड। मास के केस में हमें मास से ज़्यादा आसान किसी बॉडी की डेंसिटी फाइंड करना लगता है। डेंसिटी को कैसे करते हैं फाइंड, तो आंसर है कि किसी की डेंसिटी पता करने के लिए पानी के साथ कंपेयर कर लो। पानी पे फ्लोट करता है तो पानी से डेंसिटी कम है, डूब जाता है तो पानी से ज़्यादा है। ऐसे कर करके जो पानी से चीज़ें हल्की हैं हर एक चीज़ में कंपेयर कर लो डेंसिटी। अगर पानी पे तैरता है तो फिर एक काम करो, पानी से और हल्का ले जाओ, जिससे पानी से और भी कम डेंसिटी है, उस पर तैरा के देखो क्या तैरेगा, नहीं, डूब गया। इसका मतलब कि पानी में तैरता है और पानी से हल्के वाले में डूब जाता है, मतलब उसकी जो डेंसिटी पानी के बीच में लाई कर रही है। फिर से हमने देख लिया कि अगर एक ऑब्जेक्ट पानी पे फ्लोट करता है ना, पानी की डेंसिटी कितनी है, मान लो इतनी, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक और लिक्विड है, उसकी डेंसिटी है dx, इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, ठीक। तो ये चीज़ पानी पे तैरेगी। पहली केस में ये पेपर भी पानी पे तैरता है। अब हमने सोचा क्या ये पेपर इस पे भी तैरेगा। अगर तैरता है तो हम ये समझ जाएंगे इसकी डेंसिटी पानी से तो कम है ही, फिर इसकी डेंसिटी इससे भी कम है। लेकिन हमने देखा कि ये पेपर का पीस इस वाले में डूब गया। इसका मतलब क्या कि इसकी डेंसिटी पानी के अंदर कहीं ना कहीं लाई करती है। तो किसी की डेंसिटी फाइंड करना ठीक है आसानी से कर सकते हैं, तो इसीलिए हम मास को डेंसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब इस सरफेस में जो डेंसिटी हम फाइंड करेंगे, हम देखेंगे कि हम अलग अलग एरिया में चलते हैं, और अलग अलग एरिया का मतलब क्या है कि x और y का रीजन, उसमें क्या हो रहा है। तो आंसर कि मास वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, 4 पर यूनिट एरिया, ठीक है। कि हमने ये माना कि A एरिया में m मास है, तो 1 यूनिट एरिया में कितना मास होगा, 1 यूनिट एरिया में m/n m/a, दिस विल बी योर डेंसिटी विच इज पर यूनिट एरिया, डेंसिटी पर यूनिट एरिया। अब एक एरिया के लिए एक मास कांस्टेंट, दूसरे एरिया के लिए दूसरा मास कांस्टेंट,
तो अगर एरिया और मास दोनों वेरी कर रहा है तो डेंसिटी भी वेरी करेगी, करेक्ट ना। फिर उस डेंसिटी को हम ऐड कर लेंगे सारी, फिर पूरी बॉडी की डेंसिटी आ गई तो मास भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, मास मिल जाएगा। क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ योर मास टाइम्स एरिया। एक बार अगर हमने डेंसिटी फाइंड कर ली तो मास फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मास फाइंड करने के लिए डेंसिटी टोटल हमने फाइंड कर ली ऐड कर करके, फिर उस एरिया से डिवाइड कर देंगे जो टोटल एरिया है, तो आपको टोटल मास मिल जाएगा, करेक्ट ना। अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि हम किसी बॉडी का मास कैसे फाइंड करते हैं। और मास क्या है? मास है डेंसिटी इनटू में एरिया, करेक्ट ना। तो अब देखो, जो डेंसिटी होगी इस केस में रो इस ऑब्जेक्ट की, वो अलग अलग एरिया में जाने से अलग अलग है। कहने का मतलब डेंसिटी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सही है। और इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। एक छोटे से एरिया के लिए एक डेंसिटी कांस्टेंट, फिर छोटे से एरिया के लिए दूसरी कांस्टेंट, करेक्ट। इसका मतलब कि अगर किसी बॉडी का टोटल मास जानना है तो हमें डेंसिटी को कांस्टेंट लिया, क्योंकि हम एक तो हमें कांस्टेंट चाहिए। ये चीज़ वैसे ही है जैसे वर्क डन। वर्क डन में क्या होता है? तो वर्क डन का फॉर्मूला कांस्टेंट फोर्स के लिए अप्लीकेबल है और मास का फॉर्मूला कांस्टेंट डेंसिटी के लिए अप्लीकेबल है। वी नो कि मोस्ट ऑफ द केस डेंसिटी कांस्टेंट होती है। वाटर की डेंसिटी, आपने छोटा सा मास लिया, छोटा सा पानी, उसमें भी डेंसिटी वही होगी। ज़्यादा पानी लिया, डेंसिटी तो भी वही होगी, करेक्ट ना। तो मास के लिए जो डेंसिटी इंटू एरिया का फॉर्मूला है उसमें डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो फॉर कांस्टेंट डेंसिटी, और डेंसिटी कांस्टेंट कब है? वो तब कांस्टेंट है जब हमने एक छोटा सा एरिया माना, ये तो इतने से एरिया के लिए एक डेंसिटी कांस्टेंट, फिर दूसरे एरिया के लिए उतना कांस्टेंट। तो हम इसी को एरिया के अलाउंग इंटीग्रेट कर लेंगे। हम छोटे छोटे डेंसिटी को हर एक एरिया में जोड़ते जा रहे हैं और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इंटीग्रेशन। और कैसा इंटीग्रेशन है? अलोंग द सरफेस। एंड दिस बिकम्स योर मास। ये मास आपने फाइंड कर लिया। नाउ अब हम एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे, दैट विल बी योर मोमेंट ऑफ मास। इसको हटा देता हूँ, डेंसिटी इंटू एरिया इंटीग्रेट। मोमेंट ऑफ मास में समझिए क्या, एक छोटा सा हमने लेमिना कंसिडर किया, ठीक है। अच्छा, मोमेंट ऑफ मास क्या है? तो आंसर है इट इज ए टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, टेंडेंसी ऑफ रोटेटिंग या रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस। मोमेंट ऑफ मास में क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रोटेशन अबाउट सम एक्सिस, कोई भी एक्सिस हो सकती है, अबाउट एक्सिस। ये रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेट करने की टेंडेंसी है, ये शो करेगा। रोटेट कराना चाहो तो कर जाएगा, है ना, रोटेट कराना चाहो तो कर जाएगा। बट वी आर कंसर्न टू फाइंड कि इसमें टेंडेंसी रोटेट कराने वाली क्या है। जैसे अगर हम दो ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो किसके अबाउट रोटेट करते हैं? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। कोई भी बॉडी है वो किसके अबाउट रोटेट करती है? एक सेंटर ऑफ मास के, फ्री, जब कोई फ्री एक्सिस होती है तो मोमेंट ऑफ मास में क्या है? रोटेशन की टेंडेंसी कि ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है तो कितना। देखिए इसको कैसे समझेंगे हम, इसको कुछ ऐसे समझेंगे कि अगर ये लैमिना की बात करते हैं तो इसको रोटेट कराना है। कैसे कराओगे रोटेट? पहले पूछो रोटेशन किसके अबाउट, कौन से एक्सिस के?
तो अगर आपको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है, एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस लेमिना को अगर हमें एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है तो कैसे करा सकते हैं इसको रोटेट? तो आंसर है, जैसे अगर हम एक डोर की बात करते हैं, इसको ओपन करना है, रोटेट कराना है, तो क्या चाहिए आपको? एक फोर्स यहां से जिसको बांध के रखे, दूसरी से काफी दूर पे आ जाए, इसको पकड़ेंगे तभी रोटेट करेगा। अगर ये चीज यहां पर हो जिसको हम हैंडल पकड़ के खोलते हैं तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा। तो सेम इसको रोटेट कराना है ऐसे करके। तो अगर इसको रोटेट कराना है तो इसको हमें कैसे करना पड़ेगा? इसको हमें इतनी दूर जाना पड़ेगा इस तरफ, ताकि ये यहाँ से आराम से रोटेट कर सके, है ना। देखो हम अगर यहाँ तक लेंगे तो ये पूरी बॉडी कैसे रोटेट करेगी? ये रोटेशन ऐसे होगा, लाइक ये, है ना। अगर हम इसको रोटेट कराना चाहते हैं तो रोटेशन कैसे कराएंगे? तो आंसर है कि इसको हमें यहाँ से पूरा का पूरा ऐसे करके रोटेट करा सकते हो। फिर से देखना इसको, लेमिना मान लो भी, ठीक है ना, केवल इसमें एक सरफेस है, हाइट नहीं है, डेप्थ नहीं है। ओके, रोटेट कराइए इसको। तो रोटेट कैसे कराओगे इसको? तो आप कहोगे रोटेट कराने के लिए मुझे इसको यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको आसानी से रोटेट करा सकता हूँ, सही है ना। यहाँ से पकड़ूंगा तो इसको मैं आसानी से रोटेट करा सकता हूँ, ऐसे पकड़ के। अगर रोटेट यहाँ से कराना हुआ तो यहाँ से पकड़ के खींचो, तो यहाँ से पकड़ के खींचोगे तो ये आगे आएगी, यहाँ से पकड़ के खींचोगे तो आसानी से झुक जाएगी ये, और जो चीज़ बेंड हो जाएगी वो आसानी से रोटेट भी कर सकती है। तो रोटेट कराने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें रोटेट कराने के लिए एक्स के अबाउट रोटेट कराना है, तो हमें सारा का सारा मास यहाँ लेना पड़ेगा। फिर से अगर एक बॉडी का ज़्यादातर मास यहाँ पर आ गया तो क्या होगा? ये बॉडी अपने आप ही रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब कि इस एक्सिस को हमने पकड़ा हुआ है, इसकी इस चीज़ को हमने पकड़ा हुआ है, और सारा मास अगर यहाँ पर है तो बिना छोड़े भी अपने आप ही रोटेट करना शुरू कर देगी, ऐसे ऐसे खुद ही। और अगर सारा मास यहाँ पर है, हमने इसी चीज़ को पकड़ा हुआ है, क्या रोटेट करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो रोटेशन के लिए क्या चाहिए आपको? कि ज़्यादातर मास यहाँ पर कंसंट्रेट हो जाए, करेक्ट ना। तो रोटेशन के लिए आपने क्या देखा कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है तो उसकी एक्सिस पे सारा मास कहाँ होना चाहिए? तो आंसर है वाई के डायरेक्शन में, अलोंग वाई, अलोंग वाई। अगर हम वाई के अलोंग जाएंगे तब ये बॉडी का सारा मास इजीली रोटेट कर सकता है। देखिए मोमेंट ऑफ मास में क्या शो होता है? तो इसमें ये शो होगा कि मोमेंट ऑफ मास अबाउट एक्स एक्सिस, कहने का मतलब टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितना रोटेट कर सकता है। इट डिपेंड्स कि इसका यहाँ पर कितना मास कंसंट्रेटेड है और कहाँ पर है ये मास। ये सारा का सारा मास इसके वाई एक्सिस में है, करेक्ट ना। अगर सारा मास वाई एक्सिस में कंसंट्रेटेड होगा तो रोटेट कर सकता है। तो कैसे हमने समझा इसको? तो मास लेना है हमें, और मास क्या चीज़ है हमारे पास? हमने देखा था मास कितना है हमारे पास, छोटा थोड़ा सा लिखता हूँ, छोटा छोटा, डेंसिटी विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। अब ये देखा था हमने मास। अब इस मास को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है तो इसकी एक्सिस कहाँ होनी चाहिए? अलोंग वाई, करेक्ट। अगर ऐसा रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है, ठीक है। एक्स के अबाउट रोटेट कराना है तो आपको कहाँ चाहिए सारा मास? ये सारा का सारा मास अलोंग दी वाई एक्सिस चाहिए। देन ये बॉडी इजीली रोटेट कर सकती है। हल्का सा पुश किया, रोटेशन स्टार्ट। और यही तो शो करता है कि टेंडेंसी क्या है इसकी रोटेट करने की। टेंडेंसी ये शो करती है कि हम बहुत ही हल्का सा पुश करें तो वो रोटेशन स्टार्ट कर दे। तो टेंडेंसी कितनी है? बहुत ज़्यादा है टेंडेंसी रोटेट करने की। सारा मास यहाँ है, पुश करते जाओ, रोटेट नहीं होगा ये, बल्कि आगे भाग जाएगा। अगर आगे भागने के लिए फ्री नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो क्या रोटेशन की टेंडेंसी है?
नहीं है। टेंडेंसी मतलब क्या, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कितनी अच्छी खासी रोटेशन कर सकता है वो, इसको शो करता है टेंडेंसी। तो मोमेंट ऑफ मास क्या शो करता है, ये शो करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना अच्छा रोटेट कर सकता है, ठीक है, कितना अच्छा रोटेट कर सकता है। तो रोटेशन के लिए क्या चाहिए, अब जिसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना चाहते हो सारा मास ज़्यादातर यहाँ ले लो, रोटेट कर जाएगा। सो दिस इज योर मोमेंट ऑफ मास, करेक्ट। टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रोटेशन। इसको देखकर कुछ याद आ रहा होगा आपको, पता है क्या, मास इनटू में डिस्टेंस, क्या होता है ये, सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं ना, इससे हम आर को क्या बोलते हैं, हम 11th में आर को क्या पढ़ते हैं, मोमेंट, और ये ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, ये सेंटर ऑफ मास होता है क्या, नहीं, सेंटर ऑफ मास ये नहीं होता है। मैं आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी, देखो दिमाग से समझना अपना, ये जो हम पढ़ते हैं इट इज़ योर मोमेंट ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते थे, हम करते थे कि एम कैपिटल आर इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास, ऐसे करके, एंड दिस आर शोज द लोकेशन ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या है ये शो करता है आर, और एम आर क्या शो करता है, मोमेंट ऑफ मास, कि एक ऑब्जेक्ट किसी के अबाउट कितना रोटेट कर सकता है। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन के लिए हम क्या करते थे, रिमेंबर, सॉरी, यस, ये करते थे ना। तो यही चीज़ हमें समझना है। हमने अभी तक मोमेंट ऑफ मास, पहले हमने क्या समझा, टोटल मास कैसे कैलकुलेट करना है, फिर हमने क्या समझा, मोमेंट ऑफ मास कैसे करना है। अब आप समझ रहे हो मुझे क्या करना है आगे। तो सेंटर ऑफ मास के लिए अब सिंपल मैं एक कैलकुलेशन कर दूंगा। सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट इट इज योर एवरेज, इट इज योर एवरेज, मीन, मीन ही तो होता है सेंटर, मीन, कि टोटल बॉडी का एवरेज मास बताइए, एक ही तो निकल के आएगा ना, ये तो सेंटर ऑफ मास है। तो अगर मैं इस मोमेंट ऑफ मास का एवरेज कर देता हूँ, एवरेज का मतलब जितने मास हैं उन सभी मास को उससे डिवाइड कर देता हूँ, तो मास, सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। तो दिस इज योर एवरेज, जितने मास थे मोमेंट ऑफ मास उसको सबको ऐड किया हमने, मास से डिवाइड किया, एंड देन यू विल गेट योर सेंटर ऑफ मास, करेक्ट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास अभी तक आप एक लाइन के अलोंग करते आए हैं। अगर एक लाइन पे नॉन यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, आप इसको सिंगल इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हो। अब इस लैमिना में कई जगह पर ब्लॉकेज हो सकती है, गड्ढे हो सकते हैं, मास है ही नहीं, तो उस केस में हम अलोंग द सरफेस, अलोंग द एरिया, जो जो एरिया वैलिड है उसी के अलोंग आप केवल सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे हो, वरना हमें टोटल मास का करना पड़ता, फिर उस गड्ढे को माइनस करना पड़ता। ये डायरेक्ट अलोंग दी सरफेस देगा आपको कैलकुलेशन, है ना, अभी डिस्कस किया आपसे। सो अब आपको अगर मोमेंट ऑफ, अब ये क्या है आपके पास, ये तो मोमेंट ऑफ मास था, अब आपको मिल गया सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, एक्स है तो वाई रहेगा, और वाई है तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, सही कहा। और यही अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट हो, तो क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल अलोंग द सरफेस एक्स स्क्वायर, देन आपका टोटल मास इनटू एरिया, टोटल एम आर स्क्वायर। तो एम इज योर एक्स वाई डी वाई डी एक्स, करेक्ट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये हम, ये डिवाइड में आपका एवरेज मास, अगर सेंटर ऑफ मास ये है तो ये आपका सेंटर ऑफ मास के लिए था, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिवाइड में नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास में एवरेज चाहिए होता है, तो ये डिवाइड में
मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डायरेक्ट कर लेंगे कैलकुलेशन। गॉट इट? ठीक है, एक मिनट, ठीक है, नीचे नीचे लगाओ। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई हमारी। अब ना हमारे मन में डाउट भी आ सकते हैं कि क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है सेंटर ऑफ मास। आप सबको तो मैंने काफ़ी टाइम से बताता हुआ आ रहा हूँ मैं, क्लियर है? ठीक नहीं होगा तो हमें फिर 11th का पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस सर के ऊपर से जाएगा। अगर जिसको सेंटर ऑफ मास ना क्लियर हो, मोमेंट ऑफ मास ना क्लियर हो, इनर्शिया ना क्लियर हो, तो क्या फ़ायदा करने का, है ना? तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसको मत करना। फिर जिसको प्योर मैथमेटिक्स ही अपना कुछ और कर लेंगे। अब हम सरफेस इंटीग्रल पे कुछ इसके न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया गया है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जो कि क्या करती है, एक रीजन को कवर करती है। कैसे कवर करती है? वो एक्स रीजन में 0 से लेके 4 तक है। मीन्स मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ये रेक्टेंगुलर प्लेट ये एक्स रीजन में भी कवर कर रही है, 0 से लेके, ये 0 से लेके 4 तक। मैंने थोड़ा गलत बना दिया डायग्राम। अगर मैं यहाँ से लिमिट लूँ 0 से लेके 4 तक, तो ये यहाँ से लेके इतना रीजन कवर करती है और y में 3 तक करती है। मीन्स अगर मैं डायग्राम के जरिए आपको अगर समझाना चाहूँ तो देखिए, 0 x के अगर मैं रीजन में देखूँ, मीन्स हमारी ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। x के रीजन में अगर मैं देखूँ तो 0 से लेके 4 तक ये इतने रीजन को कवर कर रही है, देखिए इतना, ठीक। और y के रीजन में अगर मैं देखूँ तो 0 से लेके 3 तक, ठीक, सब कुछ ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे क्या निकालना है, मास डेंसिटी मुझे गिवन है और मुझे निकालना क्या है, मुझे इस प्लेट का मास निकालना है। और ये सबके सवाल आया होगा कि मैंने डायरेक्ट मास से ही क्यों नहीं निकाल दिया, मास का फार्मूला लगता डायरेक्ट निकाल देता। मैंने डेंसिटी क्यों लिया? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कैलकुलेट करना इजी है उसके मास के जरिए। कि डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया गया कि क्या कर सकते हैं हम, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर से कंपेयर कर सकते हैं। कि अगर वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी डेंसिटी क्या होगी, वाटर से कम होगी, ठीक। और अगर वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, पानी के अंदर डूब जाता है, नीचे चला जाता है, तो मीन्स उसकी डेंसिटी क्या हुई, वाटर से ज़्यादा हुई। तो डेंसिटी को कंपेयर करना और फाइंड करना आसान है किसी भी एक रीजन में। तो इसीलिए हमने क्या काम किया है, डेंसिटी से कैलकुलेट करने की कोशिश करी मास को। तो आइए देखते हैं कैलकुलेशन। पॉज कर दी भैया। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह में इसका सॉल्यूशन करना है। यहाँ देखिए हमें दोनों लिमिट गिवन है कि वो हमारा जो कर्व है x के रिस्पेक्ट में कितना है, x में कितना है और y में कितना है। हमें दोनों गिवन है कि वो x में 0 से लेकर 4 तक है और y में 0 से लेकर 3 तक है। हमें दोनों लिमिट गिवन है, x की भी और y की भी। अगर ये अननोन होती, बाय चांस अगर ये मान लीजिए कहीं अननोन होती, x की लिमिट अननोन होती है, y की लिमिट अननोन होती, तब हमें क्या करना पड़ता, हमें पहले अननोन के लिमिट में, अननोन के रिस्पेक्ट में हमें पहले इंटीग्रेशन करना होता, उसकी फिर वैल्यू पुट करनी होती, उसके बाद फिर हम नॉन वैल्यू से इंटीग्रेट करके अपना आंसर निकालते, ठीक। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट हमें दोनों की वो गिवन है और हमें निकालना क्या है, एरिया। एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगुलर का एरिया आप जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों चीज़ हमें गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। नाउ ये हमारे पास मास का फॉर्मूला है, ये हमारी डेंसिटी थी, और अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है वो देखते हैं। तो x dy/dx लिमिट रखूँगा, x dx लिमिट 0 to 4, चीज़ों से 3 dy। तो अब देखिए मैंने यहाँ क्या किया,
एक्स की मल्टीप्लाई क्या करी, dy बाई डी एक्स से कर दी। दोनों से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स डी एक्स को मैंने क्या किया, साथ में ले लिया, और डी वाई को मैंने क्या किया, अलग ले लिया। ठीक, अब सेम प्रोसीजर मैं क्या करूँगा वाई के साथ। अब y की मल्टीप्लाई जब मैं dy बाई डी एक्स से करूँगा तो y dy को एक साथ लिख सकता हूँ मैं, और dx को अलग तरीके से। ठीक, तो प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 तक, ये थोड़ा गलत बन गया है, 1 मिनट। जीरो से लेके 3 तक y dy, उसके बाद 0 से 4 dx। मीन सिंपली मैंने क्या किया है, dy बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई जब y से करी तो y dy को मैंने क्या किया, एक साथ लिख लिया, और x dx को मैंने अलग कर दिया, सिमिलरली जैसे मैंने x के रिस्पेक्ट में यहाँ किया था। ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसके लिए ये फॉर्मूला, ब्रेथ इंटू लेंथ, वो फॉर्मूला हमें दिखता है। ये रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, उसके एरिया का फॉर्मूला है। आइए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक। जीरो से लेके 4 तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। अब y का मैं जब करूँगा इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, dy का करना है मुझे, तो क्या होगा, ये छोटे 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 dy मिलके क्या बना देंगे, एक y बना देंगे। और सिमिलरली यहाँ भी हम वही चीज़ करेंगे, हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, करते। जब मैं y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से लेके 3 तक। सिमिलरली dx का करूँगा, मीन्स छोटी 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 dx लेंथ को मैंने क्या करा, इंटीग्रेट करने का मतलब इन सबको इकट्ठा कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एक पूरा x। जीरो से लेके 4 तक। आइए अब लिमिट रखते हैं इसमें और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। जब मैं 4, अगर x की जगह जब मैं 4 रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 बाई 2। इंटू में y की वैल्यू 3 रखूँगा, इंटू में 3, क्योंकि यहाँ तो लिमिट 0 है, और जब लोअर लिमिट करूँगा तो 0 आनी है तो पूरा कट जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस y की जगह 3 रखूँगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 बाई 2, 2 भी है नीचे। और जब x की जगह मैं 4 रखूँगा तो क्या मिलेगा, 4, सॉरी थोड़ा गलत हो गया मुझसे, इंटू में है। आइए सिक्सटीन बाई 2, 8 इंटू 3, 24 प्लस 9 4 जा 36, 18 प्लस 24 कितना हुआ, एक है 2 3, 8 9 10 11 12, ये 12 हो जाएगा, 12 3 1 42, 42 सो 42 यूनिट्स का हमारा मास आ गया। ये किलोग्राम में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, इसलिए हमने यूनिट लगाया है, क्योंकि हमें डिसाइड नहीं है कि ये ग्राम में है कि किलोग्राम में है।